थर्ड, तीसरा लेते हैं चलिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन नाम से मालूम पड़ रहा है एटम में तोड़ देना, डेल्टा एच ATM, एटमाइजेशन। क्या डेफिनेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance in given physical state it is the enthalpy change when 1 mole of a substance in given physical state is converted or broken into the gaseous atoms. Enthalpy change which is required, of course, endothermic process. जैसे कंबस्टन को बोला था कि एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल को या किसी मॉलिक्यूल को आप एटम में तोड़ रहे हो तो यू विल हैव टू गिव द हीट टू कन्वर्ट इनटू द, अच्छा गैसियस एटम बनना चाहिए। Reactant can be in any given physical state, but the product should be gaseous atoms only. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 गैस को तोड़ दो, 2H गैस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2। और लो जैसे ब्रोमीन, मान लो लिक्विड था, ब्रोमीन गैस में तोड़ दो आप, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Br2। और एग्जाम्पल जैसे कार्बन सॉलिड है, इसको तोड़ दो कार्बन गैस में, गैसेस का बना दिया आपने तो सारे बॉन्ड्स तोड़े होंगे, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। जैसे मान लो ये है CH4 है गैस, तोड़ दो C गैस प्लस 4H गैस, एटम में तोड़ना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ व्हाट, CH4। एक मोल लेना चाहिए बस सब्सटेंस एक मोल, रिएक्टेंट एक मोल हो इन एनी फिजिकल स्टेट, बट प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस एंड इन एटॉमिक फॉर्म। दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नोट करें, ये बहुत छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट कम्स एंथैल्पी ऑफ द फेज चेंज। फेज चेंज मतलब लाइक वेपराइजेशन, फ्यूजन और सब्लिमेशन एंड ऑल दैट। लिखो तीसरे के बाद चौथा नंबर, पहले ये नोट करो, फोर्थ एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, जिसके सबसे कॉमन, वैसे तो फेज चेंज एक बहुत ही वर्सेटाइल फिनोमिना है, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है, एलोट्रोपिक चेंज भी एक फेज चेंज का ही पार्ट है, बट यहां पर हम मेनली बात करेंगे वेपराइजेशन, फ्यूजन एंड सब्लिमेशन की। इसमें 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, साफ मालूम पड़ता है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द लिक्विड, प्योर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म। इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of pure liquid is converted into gaseous form. So it is enthalpy change when 1 mole of the pure liquid is converted into this gaseous form. तो enthalpy of vaporization, जैसे मान लो बेंजीन है, C6H6 लिक्विड, C6H6 गैस में कन्वर्ट कर दिया,
तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ C6H6 लिक्विड। और जैसे वाटर है H2O लिक्विड, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया H2O गैस में, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन of H2O liquid. So like that you will define. Similarly, enthalpy of fusion. अब परिभाषा क्या हो गई, डेल्टा H फ्यूजन बोल दो इसको, FUS, इसको बोल दो डेल्टा H VAP वेपराइजेशन। तो what is enthalpy of fusion? When 1 mole of solid is converted into the liquid form। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, जैसे H2O सॉलिड ले लिया, H2O लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ कौन, H2O सॉलिड। तो व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड इज कन्वर्टेड, प्योर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, व्हाटएवर एंथैल्पी चेंज इज नीडेड, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द गैस फॉर्म, यू विल हैव टू गिव द हीट और एनर्जी to convert the liquid into gas or to break the intermolecular forces. Similarly, solids में intermolecular forces ज़्यादा strong होते हैं than compared to the gas liquid form. Again heat देनी पड़ेगी endothermic. Again this is an endothermic process. ऐसे ही हम बात करेंगे enthalpy of sublimation. डेल्टा एच सब्लिमेशन नाम से मालूम पड़ रहा है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली sublimed into gas form. 1 mole of solid is directly converted into the gas form, so whatever enthalpy change is there, that is called enthalpy of sublimation. तो enthalpy of sublimation में H2O solid, H2O gas, तो enthalpy of reaction is equal to enthalpy of sublimation of H2O solid. तो enthalpy of reaction is equal to enthalpy of sublimation. अच्छा एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, सेम टेम्परेचर पर यू कैन रिलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्जन। तो पहले चाहो तो पैरेलल पाथ बना करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अंडर सेम टेम्परेचर। तो मान लो कोई एक्स सॉलिड है, एक्स गैस में कन्वर्ट किया, तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हुआ। आप चाहो तो पहले इसे कन्वर्ट कर दो एक्स लिक्विड में, एंथैल्पी ऑफ कौन सा, फ्यूजन देना पड़ेगा। उसके बाद इसे वापस कन्वर्ट कर दो गैस में, तो डेल्टा एच कौन सा, वेपराइजेशन। यहां से लेके यहां पहुंचो, हेस लॉ अप्लाई करो इस बोर रिवर साइकिल पर। डायरेक्टली पाथ में कौन, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। पैरेलल पाथ में कौन कौन पड़े, पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जरूरत थी, और फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ी। तो इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ो, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बट दिस इज when all are measured, when all these enthalpy changes are taken at same temperature। ये सेम टेम्परेचर पर मेजर किए गए हैं, आर टेकन और measured, टेकन आर measured at same temperature, same temperature पे हूं, then only this is applicable, otherwise it is not applicable। Understood the point? तो guys ये थे enthalpy of the phase change। हालांकि ये बच्चों को पता होता है, सभी एंडोथर्मिक हैं, सब्लिमेशन भी एंडोथर्मिक है। सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो कहलाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में डिपॉजिट करवाना, नाम ही बोल दिया मैंने डिपॉजिशन।
सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है? डिपोजिशन। ऐसे एक्स को अगर गैस में कन्वर्ट कर रहा हो सॉलिड से, तो ये तो है सब्लिमेशन। और यदि उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं गैस को सॉलिड में, तो दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अरे बच्चे पढ़े हुए होते हैं, पागल मत बनो। कौन सी छठी या सातवीं क्लास में ये सब डेफिनेशंस होती हैं? सातवीं में होती है, सेवंथ में होंगी मोस्टली, आई रिमेंबर। सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, ऑल दिस थिंग्स सेवंथ में नहीं होंगी तो एट्थ में तो पक्का होंगी। तो ये बात पता होती है बच्चों को, नोट करें। इसके बाद आएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथैल्पी चेंज, वो है बॉन्ड एंथैल्पी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। नोट इट डाउन। तो नोट करो नेक्स्ट, फिफ्थ, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एनर्जी। डेल्टा एच बीई, बीई मतलब बॉन्ड एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस खूब बनते हैं, इसके एप्लीकेशंस भी बड़े यूजफुल होते हैं। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, अगर इसकी बात करते हैं तो कैसे डिफाइन करें? इट इज द एवरेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of a bond in gaseous reactants to form gaseous products. It is the average of the energy required to break 1 mole of the bond in gaseous reactants to form gaseous products, or gaseous products or gaseous free radicals, or gaseous free radicals. आयंस में नहीं तोड़ना है तो कहलाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे एग्जांपल देखो, H2 गैस, H2 में आप जानते हो हाइड्रोजन के अंदर HH एक सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ दिया तो 2H गैस। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां से बोलोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। सिमिलरली मान लो Br2 है, लिक्विड को अगर तोड़ दें 2Br गैस, तो क्या इसे बोल पाएंगे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2? नो, बॉन्ड एनर्जी डिफाइन ही जब होगा जब रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो कह सकते हैं, बट नॉट द बॉन्ड एनर्जी। तो फिर क्या लिखना चाहिए? Br2 गैस और ये 2Br गैस, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, नाउ यू कैन से इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैस। सो लाइक दैट यू विल हैव टू से। तो गाइस ये तरीका था बॉन्ड एनर्जी को कहने का। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो एवरेज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, अब जो मान लो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी कई बार आपकी NCERT जो होती है उसके पीछे भी डेटा दिया हुआ होता है बॉन्ड एनर्जी का। तो CH बॉन्ड जहां जहां होंगे, मिथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड्स हैं, इथेन के अंदर हैं, प्रोपेन के अंदर है, एल्केन्स के अंदर है, अल्कोहल्स के अंदर है, जहां जहां CH बॉन्ड है, 1000, 10,000, 50 लाख करोड़, 1 करोड़ मॉलिक्यूल भी है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहां CH बॉन्ड्स हैं, सारे डेटा का लो और उनका एवरेज करा लो। दैट इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। दैट इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी। और क्वेश्चन में हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी ही यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसको यूटिलाइज कैसे करें, हाउ टू यूटिलाइज इट। और जैसे एग्जांपल, जैसे अमोनिया तोड़ दो, N गैस प्लस 3H गैस, 3 बॉन्ड तोड़े हैं आपने, तो एक तरीके से जो बॉन्ड एनर्जी है वो इस तरीके से कह सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ
NH3, तो NH3 की बॉन्ड एनर्जी है NH बॉन्ड। इस तरीके से यहां तो एक ही बॉन्ड था तो आपने ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी बोल दी, Br बॉन्ड, यहां HH बॉन्ड, बट यहां तो 3 बॉन्ड है ना, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। इस तरीके से आप बोल पाओगे। और जैसे एग्जांपल है, मान लो जैसे N2H4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, ईंधन के रूप में काम आता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में काम आता है, एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये। तो N2H4 गैस है, जैसे इसको तोड़ दो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है NNHHH और ये H, ये है, इसमें एक NN बॉन्ड है और 4 NH बॉन्ड हैं, इसको तोड़ करके 2N गैस प्लस 4H गैस आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। तो आप जब इक्वेशन डेवलप करोगे तो इस तरह की इक्वेशन डेवलप करोगे, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं, एंड यू विल राइट लाइक दिस कि कितने बॉन्ड्स कौन से टाइप के आपने तोड़े हैं। अब बात आती है बॉन्ड एंथैल्पी का एप्लीकेशन, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पूरी बात नोट करेंगे। Now let us talk about the application of bond energy or bond enthalpy. Main application है to determine or measure or calculate delta HR. Delta HR क्या? Enthalpy of reaction. चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। यहां भी एक विशेष बात है, 2 बार मैं कह चुका हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं। यहां भी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा दैट इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा यहां। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A2 प्लस B2 मान लो ये गैसियस फॉर्म में लिए और 2AB गैस बना लिए। बॉन्ड एनर्जी के लिए डेफिनेशन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ शुड बी गैसेस। अब मैं एक काम करूं, चलो A2 में मान लो A बॉन्ड है, ब्रेक कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया। कौन सी एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA 2A में तोड़ दिया। B2 के अंदर भी BB बॉन्ड था, तोड़ दिया मैंने, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड क्या बन गया? 2B बन गया। अच्छा सुनो, AB में भी तो AB बॉन्ड है और 2 हैं, इससे भी बॉन्ड तोड़ोगे तो बनेंगे तो ये ही ना, और कितना? 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? AB। मान लो इस तरीके से हो गया। अब ये एक बोर रिवर साइकिल बन गया। अप्लाई हेस लॉ करियो। हेस लॉ, मान लो ये रिएक्टेंट है, वैसे तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, बट मैं तो हाइपोथेटिकली कुछ भी प्रोडक्ट मान सकता हूं और कहीं से कहीं भी हेस लॉ अप्लाई कर सकता हूं। मान लो यहां से यहां आ रहे हैं, एक रास्ता ये रहा और दूसरा रास्ता ये घूम के, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये घूम के। तो इस रास्ते में कौन कौन पड़ गया जरा देखियो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ A बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड। ठीक, अब घूम के आना, घूम के आने में ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इस प्रोसेस की तो यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो डेल्टा HR प्लस घूम के आइयो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। हमें चाहिए क्या था? हमें तो यही चाहिए ना, यही तो पर्पस था। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और बॉन्ड और हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट दिस। ये क्या है? ये तो रिएक्टेंट्स के लिए हैं और ये प्रोडक्ट्स के लिए हैं। तो मैं क्या लिख दूं? समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। तो लिखो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। गाइज ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
अच्छा, ये फॉर्मूला जब एप्लीकेबल है व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म। बॉन्ड एनर्जी की परिभाषा में रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए और प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। तो याद रखें, एप्लीकेबल व्हेन ऑल द reactants and products are in gaseous form। तो एप्लीकेबल व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है और ये दो केसेस में होता है, एक कंबस्टन के डेटा में और दूसरा बॉन्ड एनर्जी के डेटा में। और साथ में ये रिएक्शन जब अप्लाई होगी, ये इक्वेशन जब अप्लाई होगी व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म। बट सर जरूरी थोड़ी है, बहुत सारी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सॉलिड लिक्विड भी होते हैं, तो क्या करेंगे फिर? अरे तो गैस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी एंथैल्पी दी हुई होगी, पढ़ तो लिया, एंथैल्पी ऑफ द फेज चेंज। अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में बाकी सब तो गैसेस हैं, एक लिक्विड आ गया तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लो, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी एंथैल्पी चाहिए? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फर्स्ट टास्क वुड बी टू कन्वर्ट देम इनटू द गैसियस फॉर्म बाय सप्लाइंग द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन ले लें इसके ऊपर, पहले पूरी बात नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नोट करो, याद करो इसको अच्छे से समझ के, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। अच्छा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जरूर ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल लेके बात करो, 2a प्लस 3b कन्वर्टेड टू 4c प्लस d, ऐसे ले लो, तो बताओ क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ, मान लो ये A2 है, B2 है, C2 है, D2 है, सिंपल ले लिया मैंने, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB माइनस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ DD। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी पिक्चर में लाना पड़ेगा जरूरत पड़ने पर, डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन like this, and accordingly questions can be solved provided all are in gaseous form। अगर गैसियस नहीं है तो गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ द फेज चेंज एज एंड व्हेन नीडेड यू विल हैव टू अप्लाई। कैसे? वी विल टेक क्वेश्चन। पूरी बात लिखो, सवाल लेते हैं इसके ऊपर। नोट डाउन द क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन। क्या रिएक्शन है समझ लो बात को। जैसे CH4 गैस प्लस O2 गैस, CO2 गैस प्लस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ में H2O 2H2O लिक्विड। ये है गिवन बॉन्ड एनर्जी डेटा। क्या डेटा? CH बॉन्ड एनर्जी। मान लो अब मैं अपनी तरफ से कुछ डेटा ले लेता हूं, जैसे 200 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे O डबल बॉन्ड O डेटा 400 किलो कैलोरी पर मोल। C डबल बॉन्ड O अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, 500 किलो कैलोरी पर मोल। और OH का बॉन्ड डेटा, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मान लो ये 250 किलो कैलोरी पर मोल। साथ में ये भी दिया हुआ है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। जरूरत पड़ेगी 25 डिग्री सेल्सियस पर, H2O लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड वाले पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते आप बॉन्ड एनर्जी वाला। एवरी रिएक्टेंट एंड एवरी प्रोडक्ट शुड बी इन गैसियस फॉर्म, अभी तो बोला है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ H2O लिक्विड इज गिवन इन द क्वेश्चन एज व्हाट? मान लो 40 किलो कैलोरी पर मोल।
करियो क्वेश्चन सॉल्व, एक आसान सा क्वेश्चन। स्क्रीन पॉज करो, इस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का यूज कर लेना और तब आंसर बतलाओ क्या आएगा। डू इट। देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले तो रिएक्शन लिख लो, CH4 गैस प्लस O2 गैस, बैलेंसिंग नहीं है, 2 और 2 4 हैं तो 2O2 कर लो। क्वेश्चन जरूरी नहीं है दे, वो तो आपको देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा द रिएक्शन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड। तो स्टाइक्योमेट्री बैलेंस्ड हो गई, प्लस 2H2O लिक्विड। ये था इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए। ठीक है, करो कैलकुलेट। बोर नेबर साइकिल बना लो। एक काम करो, ये तो गैस में है ही, CH4 गैस। नहीं, इसमें भी कुछ मत करो, गैस 2O2 गैस। जब कुछ किया ही नहीं तो कौन सी एंथैल्पी? 0। जब कुछ किया ही नहीं तो कौन सा एंथैल्पी चेंज? 0। नहीं, CO2 में भी कुछ मत करो, CO2 गैस। नहीं, जब कुछ किया ही नहीं तो कौन सी एंथैल्पी? 0। बट यहां पर किया है 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड दिया हुआ है 40। तो अब बन गया ये क्या? प्लस 2H2O गैस। अब यहां से लेकर के यहां तक जो है, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बॉन्ड एनर्जी वाला। तो डेल्टा H डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कर लो अप्लाई, चलो करियो। यही तो मेन स्टेप है, बाकी तो हेस लॉ अप्लाई कर लेंगे, यहां से यहां तक कर लेंगे, यहां से यहां तक कैसे भी कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले यहां इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करो। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 4 CH बॉन्ड हैं तो 4 इंटू CH बॉन्ड 200। 2 O2 में O डबल बॉन्ड होता है और 2 हैं तो 2 इंटू O डबल बॉन्ड O की एनर्जी 400 माइनस C डबल बॉन्ड O, 2 C डबल बॉन्ड O हैं तो 2 इंटू 500 प्लस H2O में 2 OH बॉन्ड होते हैं और ये 2 H2O हैं तो 4 OH बॉन्ड हैं तो 4 इंटू OH बॉन्ड 250। देखना क्या वैल्यू, 4 दूनी 800 और 4 दूनी 800, 1600 माइनस अब 1000 और 250 गुणा 4 वो भी 1000, 2000 माइनस 400 किलो क्या था? कैलोरीज पर मोल। आ गई वैल्यू, आ गई वैल्यू। अब यहां से यहां तक बोर नेबर साइकिल में हेस लॉ अप्लाई कर लो। तो अप्लाइंग हेस लॉ, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये। सर आप यहां से यहां कैसे डिसाइड करा, यहां से यहां आना? नहीं, यहां से यहां आ जाओ। एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, घूम के यहां आना पड़ेगा। इसका एरो उल्टा कर देना, वो चलेगा, कोई बात नहीं है। अप टू यू, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बल्कि अप्लाई करके स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। चलो यहां से यहां चलते हैं, फिर देखते हैं, घुमा करके रास्ता उल्टा कर देना। 2 इंटू 40 को नीचे जा रहे हो, उल्टा करोगे तो -2 इंटू 40 हो जाएगा। तो करके देखना तो समझ में आएगी बात। आप करना जरा, यहां से यहां हो। 0 प्लस 0 प्लस डेल्टा H डैश, डेल्टा H डैश कितना है? -400। आ गए वहां। अब उधर घूम के आओ, डेल्टा HR प्लस 0 प्लस वॉट 80। यही हुआ? हाँ यही हुआ, और कुछ ना है। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। तो हमें डेल्टा HR चाहिए था कितना? -400 माइनस 80, आंसर -480 किलो कैलोरी पर मोल। दैट इज इट, दिस इज द आंसर गाइस। सिंपल क्वेश्चन है बट गुड क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का भी कैसे यूज करना है, बोर नेबर साइकिल बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो लाइक दिस। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। और प्रैक्टिस का तरीका है सॉल्विंग DPP एंड शीट। डू इट। Let's take another question.
अनदर क्वेश्चन, मान लो ये एक अच्छा सवाल है। एक कंपाउंड दिया हुआ है ये NCH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ H, CH2 होल N, ये पॉलीमर बन गया। ठीक है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है यही तो है रिएक्टेंट। पॉलीमर तो प्रोडक्ट बना, तो पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट फाइंड एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन इफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ C डबल बॉन्ड C 590 है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ C सिंगल बॉन्ड C 331 किलो जूल पर मोल। छोटा सा सवाल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे होगा आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। क्या है वो? वी शैल टॉक, बट बिफोर दैट स्क्रीन को पॉज करो जैसे कि आप करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं तो बताऊंगा ही, करो, डू इट। कर लिया सर, अभी तो आए थे आप। अरे तो आप तो पॉज कर लो ना 1 मिनट के लिए, उसके बाद देख लेना। 1 मिनट दिया करो, 1.5 मिनट इन क्वेश्चंस के लिए। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने अच्छा सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं कहा और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन कुछ भी ना दिए या सब्लिमेशन, तो हम तो गैसेस ही मान लेंगे इनको। तभी तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। तो करो फॉर्मूला। हमें ये चाहिए पर मोल, तो पर मोल के लिए n से डिवाइड कर लो क्योंकि एक ही मोल चाहिए ना ये। तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 and this will convert into 1/n और ये इस तरीके से आ जाएगा 1/n। क्या बन जाएगा? CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2n, ऐसे बन गई। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें फाइंड आउट करना है। करो फाइंड आउट भैया। अच्छा देखो यहां पर एक बात का ध्यान रखो, ये सभी ध्यान रखें। जैसे यहां ये CC बॉन्ड है, यहां भी CC बॉन्ड है, इस मिथाइल ग्रुप में 3 CH बॉन्ड हैं, इस मिथाइल ग्रुप में भी 3 CH बॉन्ड हैं। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो जिन बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं आया है उन्हें लो मत, लोगे भी तो यहां रिएक्टेंट में लोगे, माइनस प्रोडक्ट में घटाओगे एंड दे विल बी कैंसल्ड आउट। So the bond which has not been altered or affected or changed during the progress of the reaction should not be taken in this formula। क्यों मत लो उसे? क्योंकि लोगे भी तो वो कैंसिल आउट होने वाला है। वही बॉन्ड्स लो जिनमें चेंजेस हुए हैं, वही बॉन्ड्स लो जिनमें चेंजेस हुए हैं। कौन से बॉन्ड्स में चेंजेस हुए हैं? देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यस चेंज्ड। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, यस चेंज्ड। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, यस चेंज्ड। साथ में ये टर्मिनल बॉन्ड्स और बने हुए हैं। इस बॉन्ड में CC बॉन्ड में कोई चेंज नहीं। CH3 में जो 3 मिथाइल के अंदर 3 CH बॉन्ड है, कोई अंतर नहीं है। इस CH बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है। लोई मत। आ गई बात समझ में? अब देखियो तो क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जरा देखना C डबल बॉन्ड C, अच्छा ये CH बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है, यहां भी तो है पर मोल बेसिस पर। तो दो बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C प्लस
एक बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड C, राइट। अब जरा प्रोडक्ट में देखो, पर मोल, ये N से N हट गया, मतलब पर मोल मतलब ये वाला पोर्शन लेना है, ब्रैकेट के अंदर एक पोर्शन, तो एक तो C डबल बॉन्ड C एक आ गया, प्लस C सिंगल बॉन्ड C एक, दो, और भूलना मत आधा और आधा। सर आधा क्यों, ये भी तो एक बॉन्ड है। अरे ध्यान दो, इस वाले मॉलिक्यूल में ये आधा बॉन्ड है, दूसरे मॉलिक्यूल में शेयर हो गया ये बॉन्ड, सो दिस बॉन्ड जो टर्मिनल बॉन्ड है दिस इज शेयर्ड, तो हाफ ऑफ द बॉन्ड विल कम इनटू दिस पार्ट। इतने पोर्शन में केवल यह आधा बॉन्ड आएगा, ये है पर मोल बेसिस पर, बाकी तो दूसरा मोल आ गया, तो आधा मोल, तो सिंगल बॉन्ड एक, दो, ढाई, तीन, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी CC बॉन्ड। समझ में आया ये आधा आधा क्यों लिया, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन दिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पॉलीमराइजेशन क्वेश्चन आएगा तो ये कॉन्सेप्ट तो उसमें जरूर इन्वॉल्व होगा, जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं जिसके थ्रू पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट बॉन्ड शुड बी कंसीडर्ड ओनली द हाफ ऑफ इट इनसाइड द पर मोल मॉलिक्यूल। ना बस कर लो, अब तो क्या, बॉन्ड एनर्जी इज ऑफ, C डबल बॉन्ड C रह गया, और यहाँ -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी इज ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, पुट द वैल्यूज 590 -2 इंटू 331, 590 माइनस 662 माइनस 72 किलो वॉट जूल पर मोल। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, -72 किलो जूल पर मोल। आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन चलो और भी लेते हैं, उस जैसा क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में पहले कभी आया हुआ है सब्जेक्टिव पेपर्स में। क्या है क्वेश्चन, पहले ये बात नोट करो। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड। कैलकुलेट एवरेज PCl बॉन्ड एनर्जी इन PCl5। क्या दिया हुआ है, गिवन डेल्टा HF नॉट ऑफ PCl5 गैस -375 P गैस 315 एंड Cl गैस 122 किलो जूल पर मोल। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड एनर्जी है दैट आल्सो वी हैव टू रिपोर्ट इन किलो जूल पर मोल। देखो क्वेश्चन को मैं ही बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप पॉज मत करो, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। वैसे तो आप जानते हो कि PCl5 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होता है, तो गैसेस फॉर्म में अगर PCl5 है तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर इन TBP देन कंपेयर्ड टू द इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो 3 PCl बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, 2 वीक होते हैं। यही कारण है PCl5 को हीट करो तो वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू PCl3 प्लस Cl2 गैस। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत कॉमनली यू स्टडीड ऑल दिस। याद आ जाता होगा जब मैं बोलता हूँ, पक्का याद आ जाना चाहिए, वरना अगर सोच लो ये PCl5 कहाँ था केमिकल इक्विलिब्रियम में, 10 क्वेश्चन दे केमिकल इक्विलिब्रियम के। इवन मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने ज्यादातर केसेस में एग्जांपल यही दिया है, PCl5 कन्वर्टिंग टू PCl3 प्लस Cl2। वापस आओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है कि एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द PCl5 दिया हुआ है, ठीक है, जरा PCl5 का फॉर्मेशन तो करो। PCl5 का फॉर्मेशन गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -375 करोगे तो किससे करोगे, P सॉलिड से करोगे ना, और Cl2 करोगे तो किससे करोगे, 5/2 Cl2 गैस से करोगे। यही तो है फॉर्मेशन की डेफिनेशन। और साथ में दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, P गैस बनाओ तो P गैस भी किससे बनाओगे तो P सॉलिड से ही ना, 315।
अच्छा Cl भी बनाओगे तो किससे बनाओगे, 5 Cl बनेंगे। एक Cl बनाना है तो भी हाफ Cl2 से बनेगा, तो एक Cl बनाने के लिए 122, तो 5 बनाने हैं तो 5 × 122, ध्यान से समझना, ये बने और यहां से यहां पहुंच जाओ। यहां से यहां पहुंचने की जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि सर ये बॉर्न-नीबल साइकिल कैसे बनाए, तो आप बेस्ड ऑन डेटा गिवन, क्या डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से बॉर्न-नीबल साइकिल बनाओगे। जब बनेगा, जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वरना इनका कोई नियम ना है बॉर्न-नीबल साइकिल बनाने का। तो बॉन्ड एनर्जी द रिएक्टेंट पी गैस, अरे कौन सा बॉन्ड, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए, प्लस 5 इंटू Cl में कौन सा बॉन्ड, कोई बॉन्ड ना है, टूटने के बाद ही तो बना है ये, इंटू 0 माइनस PCl 5 में 5 एवरेज बॉन्ड हैं, बॉन्ड एनर्जी PCl, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। अब यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां पहुंचो, एक रास्ता डायरेक्ट, दूसरा एक घूम के, अप्लाई हेस लॉ। अप्लाई हेस लॉ, यहां से यहां जाइए जरा, तो माइनस 375 इजी इक्वल टू घूम के आओ 315 प्लस 5 × 122 माइनस 5 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl बॉन्ड। तो फ्रॉम हियर बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl बॉन्ड यू कैन कैलकुलेट कितना, 315 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 610, हाँ यही हो गया, प्लस ये इधर जाएंगे तो प्लस 375 डिवाइडेड बाई 5, 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 3 1 4 और 6 4 10, 3 13 बटा 5, तो 5 दूनी 10, 5 6 260 किलो जूल पर मोल। दैट्स इट, ये रहा आंसर, यही है आंसर, यही है आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉर्न-नीबल साइकिल कैसे बनाएं सर, बच्चे रोते रहते हैं शुरुआत में, बस शुरू में रोते हैं, और जब डीपीपी शीट सॉल्व करनी शुरू करोगे, दिमाग लाओगे, 2-4 दिन में यू बिकम कंफर्टेबल ऑफ ड्राइंग द बॉर्न-नीबल साइकिल एंड अप्लाइंग द हेस लॉ। हेस लॉ जहां मन करे वहां अप्लाई करो, इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, तो यहां से यहां आओ, घूम के यहां आओ, इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, मतलब यहां से यहां अप्लाई करो, तो यहां से यहां आओ, घूम के यहां आओ। बट सर हम तो ऐसे जा रहे हैं, अरे तो पाथ उल्टा कर लो, और जो एंथैल्पी चेंज का साइन है उसको उल्टा कर लो साइन में, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। आसान होते हैं, तभी तो मैंने कहा थर्मो केमिस्ट्री इक्वेशंस जेई मेन जेई एडवांस में रिलेटिवली आसान माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नोट करें पूरी बात। Now moving further, we shall talk about the next enthalpy. I think 6th number. चलो बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से पहले चलो लेटिस एनर्जी की और बात कर लेते हैं। 6th लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। Lattice enthalpy or lattice energy. What is lattice enthalpy? It is the enthalpy change it is the enthalpy change when 1 mole of an ionic solid is converted into its constituent gaseous ions. So it is the enthalpy change when 1 mole of the ionic solid is converted into constituent gaseous ions. तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी लेटिस एनर्जी, ऑब्वियसली आप आयनिक सॉलिड को तोड़ करके उसके आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए डिफाइन कर रहे हो, तो लेटिस एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक। हालांकि कई बार क्वेश्चंस में आप ये भी देखोगे कि लेटिस एनर्जी नेगेटिव में दी हुई होती है। अगर वो नेगेटिव में दी हुई है तो इसका मतलब वो डेफिनेशन उल्टी यूज कर रहे हैं, क्या कि व्हेन
constituent gaseous ions combine to form 1 mole of lattice, that whatever energy is released is called lattice energy. तो नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब लैटिस बना रहे हैं आयनों से, गैसियस आयनों से, और पॉजिटिव लैटिस एनर्जी दी है, इसका मतलब 1 मोल लैटिस को तोड़ रहो, बॉन्ड्स को, आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ रहो, टू गिव द कंस्टिट्यूएंट और टू फॉर्म द कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। चूंकि एनसीईआरटी 1 मोल लैटिस को तोड़ करके गैसियस आयंस बनाने के लिए डिफाइन करता है, तो हम भी वही फॉलो करेंगे। जैसे NaCl सॉलिड 1 मोल कन्वर्ट इनटू Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। सो वट एवर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड। सो लाइक दैट यू विल डिफाइन। मान लो कैल्शियम क्लोराइड है सॉलिड, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस इन गैसियस फॉर्म। So you will say that enthalpy of the reaction is equal to delta H lattice energy of what? MgCl2। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हो, तोड़ने के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है। और उल्टा रिएक्शन लिख दोगे तो आप तो जानते हो किसी रिएक्शन को उल्टा करो तो उसका एंथैल्पी चेंज का साइन भी उल्टा हो जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव दी हुई हो तो समझ जाना दे आर डिफाइनिंग द लैटिस एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लैटिस एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी ना, तो लैटिस एनर्जी आयनों के बीच में इन द क्रिस्टल है तो ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तो जनरल फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और R प्लस प्लस R माइनस, R का मतलब R प्लस प्लस R माइनस, तो साइज जितने छोटे होंगे कैटायन और एनायन के लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो कंपैरिजन ऑफ द लैटिस एनर्जी। ये याद रखने वाली बात है, लैटिस एनर्जी इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। कई बार लैटिस एनर्जी को हम फाइंड आउट करने के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल का भी यूज करते हैं। वो कैसे, बॉर्न-हेबर साइकिल का यूज कैसे करते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यहां तक की बात जरा लिखो एक बार, नोट इट डाउन। जैसे मान लो यही है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो किससे लिखोगे फॉर्मेशन, Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस, यही फॉर्मेशन होगा। ये है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सॉलिड। तो बॉर्न-हेबर साइकिल कैसे बनाते हैं कई बार तो याद दो, पहले तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड करोगे, सब्लाइम करोगे तभी तो मैग्नीशियम गैस बनेगा। और मैग्नीशियम को Mg2 प्लस में कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू, यू हैव टू प्रोवाइड डेल्टा H I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, बन गया Mg2 प्लस। नाउ क्लोरीन है तो पहले तो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ दो ना, तो डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कर दो, 2Cl गैस बन गया। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन चिपका दो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो 2 इंटू डेल्टा H Eg किसका, Cl माइनस Cl गैस का। हाईएस्ट वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फॉर क्लोरीन, तो 2Cl माइनस गैस बन गया। Mg2 प्लस गैस पता है, 2Cl गैस पता है, दोनों को कंबाइन करो और कंबाइन करके ये लैटिस बना दो। लैटिस तोड़ते और आयन बनाते तो हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, लैटिस एनर्जी। अब चूंकि उल्टा कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, माइनस डेल्टा H लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी ऑफ MgCl2 सॉलिड।
क्योंकि हमने एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन फॉलो की है, एक मोल सॉलिड को तोड़ करके, आयनिक सॉलिड को तोड़ करके कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करने में जो भी एंथैल्पी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ डू द एनर्जी बैलेंस कम फ्रॉम हियर टू हियर? हेस लॉ, बॉर्न-नेबर साइकिल तो बना लिया आपने, जरा हेस लॉ अप्लाई करो यहां से यहां पहुंचने में। एक तो ये व्हाट डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये वाला, इन सबको जोड़ते चले जाओ, पता तो है ही आपको, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आई वन प्लस डेल्टा एच आई टू प्लस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 प्लस 2 into डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl गैस माइनस डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी किसकी? MgCl2 की। तो कई बार क्वेश्चंस में इस पूरे एनर्जी बैलेंस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा भी होता है, सब्लिमेशन एनर्जी भी देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड भी देते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा भी क्वेश्चन में दिया हुआ। तो दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MgCl2, यू कैन फाइंड आउट। अब बात मैंने पहले भी कहा था, बच्चे पूछते हैं कि सर ये बॉर्न-नेबर साइकिल बनाते कैसे हैं, थोड़ा दिमाग लगा लो। मैंने कहा था कोई नियम नहीं है बॉर्न-नेबर साइकिल बनाने का। बॉर्न-नेबर साइकिल कैसे बनाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि व्हाट डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। Depending upon the data, you will assume the particular reaction and accordingly you will follow a parallel path, Bohr-Haber cycle, and then you will have apply the Hess law to solve the question. कोई certain law नहीं है for forming the Bohr-Haber cycle. Bohr-Haber cycle depends on what data is given in the question. प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और प्रैक्टिस जब होती है जब डीपीपी शीट प्रॉपरली सॉल्व करो। गाइज नोट करें इस सब बात को, नोटेड डाउन। तो ये था लेटेस्ट एंथैल्पी, छठा। इसके बाद चलो बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की, 7वां नंबर। पूरे चैप्टर में यही है, बस डेफिनेशंस, उन डेफिनेशंस पर छोटे छोटे सवाल हैं। तो लिख लिया होगा आपने, नोटेड डाउन। 6 एंथैल्पी कौन कौन सी पढ़ ली, जरा एक बार समराइज करवाओ, गिनवाइयो तो गिनवाओ कौन कौन सी। पहली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, दूसरा कंबस्शन हो गया, तीसरा फेस चेंज हो गया, चौथा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, पांचवा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, छठा ये अभी पढ़ा ना हमने लैटिस एंथैल्पी, सेवंथ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। HE एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन एनर्जी भी कई बार इसको बोलते हैं। अब ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ए फॉर आयंस, आयंस के लिए डिफाइन करते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन द एक्सेस ऑफ वाटर टू फॉर्म द एक्वस आयन। अगर पानी के लिए डिफाइन कर रहे हैं, हाइड्रेशन है तो पानी के लिए होगा, और यदि वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो तो व्हाट वर्ड वी विल यूज? सॉल्वेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब एनी सॉल्वेंट, और हाइड्रेशन मतलब पानी के अंदर डुबो रहे हैं, वाटर इज द सॉल्वेंट। तो लिखो इट इज द एंथैल्पी चेंज it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ions, it is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ions, 1 mole of gaseous ion is dissolved in excess of water to form hydrated aqueous ions। ये है हाइड्रेशन ऑफ आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब आयन का हाइड्रेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट विल बी लिबरेटेड आउट बिकॉज ऑफ द आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। जैसे मान लो Na+ गैस
पानी में डिसॉल्व कर दो इसको, वाटर में, क्या बन जाएगा? Na प्लस एक्वस। Na प्लस एक्वस बन जाएगा, हाइड्रेटेड आयन हो गया। और ये कैसा हाइड्रेटेड आयन हो गया? इस टाइप का। Na प्लस ये आयन है, तो वाटर तो है ही पोलर, हाईली पोलर है, तो जैसे सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, तो कौन सा पोल अटैच होगा? नेगेटिव पोल, लाइक दिस। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा वो ये सब बात समझते होंगे। सिस्टमेटिकली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें कहते ही बात समझ में आ जाती है। और जो कभी कभार पढ़ते हैं, चलो जोश आ गया तो आप पढ़ लिया, ना तो फिर सो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पबजी फौजी सब देख रहे हैं, सब खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो उनको अचानक से बात बताओ तो उन्हें लगता है हाँ सुना हुआ तो है, याद नहीं आता उनको। तो ये आयन डाइपोल अट्रैक्शंस हैं। दीज आर आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। These are ion dipole attractions। ऐसे Cl माइनस है मान लो, गैसियस फॉर्म में, पानी में डिसॉल्व कर दो इसको, तो इट विल अंडरगो द हाइड्रेशन प्रोसेस लाइक दिस। तो Cl माइनस एक्वस। अब क्लियर बात है कि Cl माइनस जो है नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो विच पोल विल बी अटैच विद इट? पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर। पॉजिटिव पोल मतलब ये इस टाइप से, like this। So ion dipole attractions again, and कोई भी गैसियस आयन पानी में डुबोगे, हाइड्रेशन होगा, एनर्जी विल बी लिबरेटेड आउट। और हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रोजन एंथैल्पी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैसियस आयन। गैसेस आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी लिबरेटेड विल बी मोर। चार्ज जितना ज्यादा होगा, CHAR, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा इन्वॉल्व या इवॉल्व होगी। तो गाइस दिस इज द वे यू हैव टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर आयंस। हालांकि आयंस का यूज कम आता है इस चैप्टर में, मेनली हम यूज करते हैं फॉर आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका भी हाइड्रेशन होता है। कैसे? ए के बाद लिखो बी, पूरी बात नोट करो। मैं जरा पानी पी लेता हूं। B for solid compounds, crystalline compounds। सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में मोस्टली आयनिक सॉलिड्स होते हैं। मोस्टली आयनिक सॉलिड्स जैसे डिफाइन कैसे करें? इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of an ionic solid, mostly ionic solid होते हैं ये, mostly ionic solids, it is the enthalpy change when 1 mole of an ionic solid, ionic solid may be anhydrous or partially hydrated, anhydrous or partially hydrated। An ionic solid, so it is the enthalpy change when 1 mole of the ionic solid or partially hydrated solid is dissolved with requisite amount of, requisite मतलब required amount of water, required amount of water
So it is the enthalpy change when 1 mole of the ionic solid, anhydrous or partially hydrated, is dissolved with the required or requisite amount of water to form partially hydrated or fully hydrated solid product should be solid, reactant भी solid और product should be solid. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के लिए या मोस्टली आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनके लिए जब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिफाइन करते हैं तो बोलते क्या हैं, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक सॉलिड एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड इज डिसॉल्व्ड इन द रिक्विजिट और मिक्स्ड विद, मिक्स कर दो, इज मिक्स्ड विद, ज्यादा अच्छा है, मिक्स्ड विद रिक्विजिट और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म partially hydrated or fully hydrated solid. It may be exothermic or endothermic. ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान देने वाली है. कैसे, पहले ये बात लिखो यहां तक की एग्जाम्पल लेना जरा इसका. तो जैसे हम ये बात कह रहे हैं कि जैसे CaCl2 है सॉलिड, आप 2 ही मोल पानी मिलाओ इसमें, ये 1 मोल लो और ये 2 मोल लो, रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं, वरना ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी एक टर्म आएगा, डिफाइन करेंगे अभी, एंड दिस विल बी इक्वल टू CaCl2 डॉट 2H2O. So this enthalpy of the reaction is nothing but enthalpy of hydration He. HYD भी लिख देते हैं कई बार हाइड्रेशन, वरना HE लिखो. डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ CaCl2 सॉलिड. सो लाइक दैट यू विल डिस्क्राइब. और ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, काफ़ी फेमस क्रिस्टल्स हैं ये. इसमें अगर 5 मोल वाटर मिला दिया जाए तो दिस विल फॉर्म CuSO4.5H2O and they become blue crystals. Solid. And enthalpy of the reaction in that case would be called enthalpy of the hydration of CuSO4 solid. So like that you will describe. तो क्या कह रहे हैं, it is the enthalpy change when 1 mole of the ionic solid anhydrous or partially hydrated is mixed with the required amount of water to form partially hydrated or fully hydrated solid. Reactant भी solid होना है, product भी solid होना है, and this water should be the required amount of water. This is called enthalpy of hydration. May be endothermic, may be exothermic, कुछ भी हो सकता है. आयन का हाइड्रेशन हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक. अच्छा ध्यान दो, अब यहां पर 2 शब्द हो गए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी एक सॉल्यूशन भी आएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. इसी में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो, ये CaCl2 या कॉपर सल्फेट है, 5 मोल पानी मत मिलाओ 1 मोल में, 1 मोल में बाल्टी भर के पानी डाल दो, आप तो ड्रम भर के पानी डाल दो, या ड्रम भर पानी में ये कॉपर सल्फेट घोल दो 1 मोल, सॉलिड ना मिलेगा, टूट जाएगा आयनों में, कॉपर 2+ में एंड सल्फेट आयन में, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द सॉल्यूशन. इन दैट केस यू विल नॉट डिफाइन दैट एंथैल्पी एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इट विल कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. So this is the difference between enthalpy of hydration and enthalpy of solution. Enthalpy of hydration means reactant and product both should be solid and the water added is required amount of small amount of water. But enthalpy of solution means when a large amount of water is added so that substance completely dissolves and solution is formed. तो वो ले लो, यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं. 7वें के नंबर बाद कौन सा, 8वां लिखो, 8वां लिखो. 8th enthalpy, enthalpy of solution. डेल्टा H SOL मतलब सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड, अच्छा इसमें सॉलिड होना जरूरी नहीं है, रिएक्टेंट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर मिलाओ टू फॉर्म द सॉल्यूशन, और इतना पानी मिलाओ कि फर्दर एडिशन ऑफ द वाटर डज नॉट लिबरेट और एब्जॉर्ब एनी फर्दर एनर्जी.
तो इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound, may be solid, may be liquid, may be gas, in given physical state, कुछ भी हो सकता है, in given physical state, is dissolved in excess of water to form solution, तो एक्सेस ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन, इतना पानी मिला दो कि और पानी मिलाने पर एनर्जी लिबरेट या एब्जॉर्ब ना हो, तो वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखो, यही ले लो CaCl2 सॉलिड, पानी मिलाया इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन एक्सेस, तो क्या बनाएगा Ca2 प्लस एक्वस एंड 2Cl माइनस एक्वस। ऐसे में एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 सॉलिड। सॉल्यूशन बन चुका है, हाइड्रेशन नहीं है, सॉल्यूशन है। और एग्जांपल जैसे अमोनिया में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर मिला दो, तो you will get NH3 aqueous और in fact NH4OH aqueous बोल देते हैं इसको। So this is called enthalpy of the reaction is equal to enthalpy of solution of ammonia। HCl गैस, 1 मोल गैस को डिसॉल्व कर दो वाटर में एक्सेस, तो बनाएगा ये H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। And enthalpy of the reaction is equal to enthalpy of solution of HCl gas। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिलाओ ताकि मैक्सिमम एनर्जी जितनी लिबरेट या एब्जॉर्ब होनी है वो हो जाए, उसके बाद और पानी मिलाने पर फर्दर एंथैल्पी चेंज ना हो। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो, जैसे मान लो और कॉपर सल्फेट वाटर एक्सेस में जब मिलाओगे आयनों में टूट जाएगा, copper 2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous, and enthalpy of reaction would be equal to enthalpy of solution of CuSO4 solid। तो गाइज ये है डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में बॉर्न साइकिल का बड़ा अच्छा यूज होता है, कैसे वो हम बात करेंगे। चलो ये पूरी बात नोट करो। लेट्स डू 1 or 2 स्मॉल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। नोट डाउन इट और उसके बाद क्वेश्चन नोट करें। Let's take one question on it। क्या है क्वेश्चन? फाइंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन of MgCl2 solid in water। ऑफ कोर्स अगर सॉल्वेंट अगर मेंशन ना हो तो वी हैव टू कंसीडर इट टू बी वाटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Mg2 प्लस गैस, दैट इज -1110 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस गैस -440 किलो जूल पर मोल। एंड डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी भी दिया हुआ है ऑफ MgCl2 सॉलिड,
that is given as 1940 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करो, जो पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 फाइंड आउट करो। डू इट नाउ। देखो क्वेश्चन को, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है MgCl2 को, तो सॉल्यूशन में डुबो तो सही, पानी में डुबो के एक्सेस ऑफ वाटर में मिला दिया इसको, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है, तो इट विल फॉर्म Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। वैसे MgCl2 में अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बट फिर भी मेटल और नॉन मेटेलिक कंपाउंड को इन जनरल क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, लेटिस एनर्जी दिया है, तो काम करो इसको तोड़ दो लेटिस एनर्जी देकर के, कितना 1940 1940 किलो जूल पर मोल। प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ द हीट, इट विल कन्वर्ट इनटू Mg2 प्लस 2Cl माइनस in the gaseous form, right? now aqueous form में कन्वर्ट करना है, तो पानी मिला दो इसमें, Mg2 प्लस 1 मोल गैसियस आयंस है, पानी मिलाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट होगी कितनी, -1110। 2 मोल Cl माइनस है, तो 2 इंटू क्लोराइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कितनी, 440 माइनस में। अब बॉर्न-नेबर साइकिल बन गया, हेस लॉ अप्लाई करो, यहां से यहां आओ, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, घूम के एनर्जी बैलेंस करो, तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, आ गई बस वैल्यू। घूम के आइए जरा, 1940 माइनस 1110 माइनस 880, 1940 माइनस 880, 0 8 हरिक 9 और 8 हरिक 9 और ये 1, 1990, 1940 माइनस 50 किलो जूल पर मोल। दैट्स इट गाइस, दिस इज द आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। बॉर्न-नेबर साइकिल बनाओ, बड़ी आसानी से क्वेश्चन। बॉर्न-नेबर साइकिल कैसे बनता है, ऐसा कोई नियम है, कोई नियम नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन डेटा गिवन यू हैव टू स्ट्राइक एन आइडिया शुड स्ट्राइक इन योर माइंड कि भाई इस तरीके से ही करना है। तो गाइस ये था क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर आपको याद रह गया हो तो पहले नोट करो इसको। Now let us take another question. Delta HF naught of HCl gas and Cl minus gas are minus 92.3 and minus 167.44 किलो जूल पर मोल। ठीक है, find enthalpy of solution of standard enthalpy of solution of find standard enthalpy of solution of HCl gas. So delta HF naught of HCl gas and Cl minus gas are this much. Find standard enthalpy of solution of HCl gas. अब कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस, पानी में डुबो तो सही HCl को, जब सॉल्यूशन बनाना ही है तो जब पानी में डुबोगे एक्सेस ऑफ वाटर में, तो इट विल फॉर्म H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमें बतलाना है। बतलाओ भाई कौन सा फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा पता है तो आपको पता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये रिएक्शन के लिए तो है ये। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स
इंक्लूडिंग द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट H प्लस का तो जीरो होता है, भूल तो ना गए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओनली कैटायन H प्लस एक्वस इज असाइंड जीरो वैल्यू, लिखवा रखा है मैंने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। एंड Cl माइनस, दिस डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, -167.44 minus standard enthalpy of formation of the reactant कौन HCl gas, that is given -92.3। अगर इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, ये घटाओगे तो वैल्यू कम्स आउट टू -75.14 किलो जूल पर मोल। दैट्स इट, दिस वाज द आंसर। तो ये था प्रोसेस, ये था तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का। हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, छोटे छोटे सवाल हैं बट ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। नोट इट डाउन।